इन द सेकेंड पार्ट वी विल सी कि प्रैक्टिकल में इसका कैसा होता है। प्रैक्टिकल जो आपका है वो 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसमें इंटरनल चॉइसेस आपको इंटरनल चॉइस के बारे में अगर बात करेंगे तो देर इज़ नो ओवरऑल चॉइस इन द पेपर, ओवरऑल चॉइस नहीं होता है। हाउएवर देर विल बी एटलीस्ट 33% इंटरनल चॉइस, अंदर आपको 33% चॉइस मिलेंगे पेपर के अंदर, ठीक है। मतलब क्वेश्चन के और में और 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। द अबाउट टेम्पलेट इज वे ओनली अ सैम्पल सिचुएशन suitable internal variations may be made for generating similar templates, keeping the overall weightage to different form of questions and typology of questions same। मतलब क्या है कि जो ऊपर हमने देखा एवेल्यूएशंस, ये जो स्कीम देखा ऊपर, वो स्कीम में चेंज किया जा सकता है, सिर्फ यूनिट के वेटेज को हम नहीं बदल सकते हैं। प्रैक्टिकल का एवेल्यूएशन कैसे होगा? 3 घंटे में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ली जाएगी, 30 मार्क्स की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी, 2 एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने होंगे और 8 मार्क्स के 2 एक्सपेरिमेंट रहेंगे। आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड देखा जाएगा, एक्सपेरिमेंट आपने कैसे रिकॉर्ड किए हैं, एक्टिविटीज़ को कैसे किया हुआ है, इसके 6 मार्क्स रहेंगे। आपने प्रोजेक्ट किया है कि नहीं, प्रोजेक्ट आपका कैसा है, इसके 3 मार्क्स रहेंगे। वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट, इसके 5 मार्क्स रहेंगे। इस तरीके से 30 मार्क्स का टोटल प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता यूँ चला कि करिकुलम जो है वो वास्ट है, बड़ा है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें पढ़नी है। 10th में जिस तरीके से हमने साइंस पढ़ा वैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मैथमेटिकल टूल का बार बार यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर मैथमेटिक्स को बार बार यूज़ करना पड़ेगा। हियर वी हैव टू डिराइव सर्टेन प्रिंसिपल्स, सर्टेन फार्मूलाज, उसके डेरिवेशंस करने पड़ेंगे। बाय ड्राइंग दी फिगर, बाय अप्लाइंग दी ट्रिगोनोमेट्री, बाय अप्लाइंग दी मैथमेटिक्स। तो ये वास्ट करिकुलम है, मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली आप इस सब्जेक्ट को दे सकते हो, अदर देन योर स्कूल आवर्स। दूसरी बात यह है, रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी इज मस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? एवरी डे यू हैव टू डू डेली वर्क। जो भी आज का काम है, आज का टारगेट है, आपको आज ही ख़त्म करना है। अगर उसको आपने कल पे छोड़ दिया तो बात ख़त्म हो जाएगी। कंसिस्टेंसी भी चाहिए, थकना नहीं है, काम करते रहना है, रिसोर्सेज ढूंढते रहना है। यूट्यूब पे वीडियो देखो, आप अपने ट्यूटर्स को पूछो, अपने टीचर्स को पूछो, अपने सीनियर्स को पूछो, रिसोर्सेज बढ़ाओ, टेक्स्ट बुक अपने पास परचेज कर लो अच्छी अच्छी। आपके रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, तब कंसिस्टेंसी आएगी। एक्यूरेसी एंड प्रॉपर वर्क रिक्वायर्ड, यहाँ पर एक्यूरेसी चाहिए। आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न अच्छी तरीके से आने चाहिए। अप्रोक्सीमेशन आपको सही ढंग से करते हुए आना चाहिए। तो एक्यूरेसी भी रखनी है काम में, काम भी प्रॉपर होना चाहिए। आप अपना डेली असेसमेंट करेंगे, डेली होमवर्क करेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है। डेली असेसमेंट मीन्स क्या मैंने आज का काम आज कर लिया है, क्या मुझे आज जो सर ने पढ़ाया है वो आता है, उसमें कोई डाउट तो नहीं बचा है। अगर डाउट है तो यू हैव टू नोट इट डाउन, तुरंत ही दूसरे दिन अपने सर को पूछ लेना चाहिए। होमवर्क डेली करना चाहिए। होमवर्क अगर डेली करोगे तो आपके फैकल्टी को पता चलेगा कि आपका काम कैसे चल रहा है, आपको क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। तो डेली असेसमेंट एंड डेली होमवर्क इज़ मस्ट। एक्यूरेसी होनी चाहिए, वर्क भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको माइंड मैप्स बनाने हैं, कीवर्ड की लिस्ट बनानी है। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, कैसे सीखा, तो ये इसकी हैबिट आपको कर देनी है। हियर इन आवर भक्ति क्लासेस में हम ये रेगुलरली कराते हैं, तभी हमारा रिज़ल्ट हर साल अच्छा आता है और हर साल बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये है हमारा इस सिलेबस का कंक्लूजन। अब हम आगे जो देखने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। क्यों? क्योंकि हम हर एक चैप्टर का अभी एनालिसिस करेंगे
कि हर एक चैप्टर बोर्ड के लिहाज से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंस रखता है। और ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ये किसी ऑथेंटिक गवर्नमेंट एजेंसी या सीबीएसई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई सर्कुलर नहीं है। ये कुछ एक ऑथर्स ने अपने बुक्स में या अपने स्टडी मटेरियल में एनालाइज करके, बहुत ज़्यादा स्टडी करके अपना कंक्लूजन निकाला हुआ है, विच आई थॉट इट माइट बी हेल्पफुल फॉर आवर फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो वी आर ऑब्जर्विंग चैप्टर वाइज यूटिलिटी स्कोर। ये लास्ट वाला कॉलम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ड, टीचिंग पीरियड 5 पीरियड में इसको करना है। सीबीएसई में कोई वेटेज नहीं, जेडब्ल्यू मेन में कोई वेटेज नहीं, एडवांस में कोई वेटेज नहीं, बीट सेट में अभी तक कुछ नहीं पूछा, एम्स में अभी तक कुछ नहीं पूछा, नीट में कुछ नहीं पूछा। यहाँ पर देखने की बात है, कुछ नहीं पूछा मीन्स ये चैप्टर स्प्रेडेड है, तो अगर पूछा भी है तो आगे वाले चैप्टर में वो चीज़ चली गई। मान लो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा कुछ पूछ लिया तो इट विल बी फॉरवर्डेड टू अनदर चैप्टर। ठीक है, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखने क्रिटिकल है जो हमें याद रखने हैं, तो ये है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर एंड नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर क्रिटिकल कॉन्सेप्ट वाली है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी का अगर ग्रेड देंगे तो 5 में से 2.5 मार्क्स इसको मिलते हैं, मतलब ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। CUS चैप्टर यूटिलिटी स्कोर के हिसाब से 10 में से इसको केवल 1.28 नंबर मिलते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, 5 पीरियड में इसको ख़त्म करना है। CBSE क्लास 11 में वेटेज 3% का है, 3%, जेडब्ल्यू मेन 3%, जेडब्ल्यू एडवांस 2%, बीट सेट 5%, एम्स 3% एंड नीट के लिए 2%। इसमें क्रिटिकल टॉपिक्स है एरर्स इन मेजरमेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 5 में से 3.5, तो ये अच्छा खासा डिफ़िकल्ट है, 50% से ज़्यादा हो गया तो अच्छा खासा डिफ़िकल्ट चैप्टर इसको माना जा सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। CUS 10 में से 6 नंबर मिलते हैं, 6.1। इस तरीके से इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इस चैप्टर को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। थर्ड चैप्टर देखेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, 12 पीरियड में ख़त्म करना है। 3% बोर्ड के लिए, 3% जेडब्ल्यू मेन के लिए, 0% एडवांस के लिए। एडवांस में यहाँ से कुछ नहीं आता है, अभी तक नहीं आया हुआ है। बिट सेट 3%, एम्स 2%, नीट 2%। इसमें क्रिटिकल टॉपिक्स है एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 5 में से 3, तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन चैप्टर 2 के कंपैरिजन में थोड़ा कम। और CUS 10 में से 5.5 नंबर इसको मिले, इसका मतलब क्या हो गया कि ये चैप्टर अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है, इसको करना है। फिर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन, 12 पीरियड में इसको होना चाहिए। 6% बोर्ड के लिए, 3% जेडब्ल्यू मेन, 2% जेडब्ल्यू एडवांस, बिट सेट के लिए 4%, एम्स के लिए 5% एंड नीट के लिए 4%। इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स है रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 4 आउट ऑफ 5, मतलब अच्छा खासा डिफ़िकल्ट है ये। और CUS चैप्टर यूटिलिटी स्कोर 10 में से 6.5, इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसको भी हमें बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ मोशन, 14 पीरियड में चैप्टर खत्म होगा। CBSE के लिए 9% लगाए गए हैं, जेडब्ल्यू मेन 6%, जेडब्ल्यू एडवांस 5%, बिट सेट 3%, एम्स 4%, नीट 5%। इसमें क्रिटिकल टॉपिक्स है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड फ्रिक्शन। इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बहुत ही ज़्यादा, 4.5/5, 5 में से 4.5 डिफ़िकल्टी लेवल, तो इसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारी फॉर्मूला आएगी, इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा यूज़ में। ठीक है, CUS की बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, 10 में से 8.8 यहाँ पर CUS पॉइंट मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर, कुल 12 पीरियड में इस चैप्टर को होना है। 12 पीरियड में बोर्ड के लिए 6% की बात की है और जेडब्ल्यू मेन 6% की बात की है।
एडवांस के लिए 5%, बीट सेट 3%, एम्स 3%, नीट 3%। क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वर्क डन बाय द कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स, एनर्जी, पावर एंड कॉलिजन्स। ये डिफिकल्टी लेवल के मार्क्स है 4 आउट ऑफ 5, मतलब ये अच्छा खासा डिफिकल्ट चैप्टर है। और CUA स्कोर 7.5, तो इसका भी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा है। ये चैप्टर अच्छी तरीके से करना चाहिए, JEE में इसमें काफ़ी क्वेश्चन देखे जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। कुल 18 पीरियड में इस चैप्टर को होना है। CBSE में 9%, JEE मेन में 4%, एडवांस के लिए 6%, बीट सेट 3%, एम्स 3%, नीट 4%। इसमें क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे, सेंटर ऑफ मास, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोलिंग मोशन। ये क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो ये इसके स्कोर 4.5 आउट ऑफ 5 है। तो ये अच्छा खासा डिफिकल्ट चैप्टर है, इसको बहुत मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर इंटीग्रेशन का यूज़ होगा, डिफरेंशिएशन का यूज़ होगा, कुछ मैथमेटिकल टूल्स भी यहाँ पर यूज़ होंगे। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूटिलिटी स्कोर देखेंगे तो 9 है, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी स्कोर। 10 में से 9 स्कोर अगर मिल जाता है तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, JEE के लिए भी, नीट के लिए भी, एम्स के लिए भी। तो इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है। 9 स्कोर है, बहुत ज़्यादा स्कोर है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। 12 पीरियड में इस चैप्टर को होना है। चैप्टर नंबर CBSE के लिए 6% का सिलेबस ये मेंटेन करता है। JEE मेन 3%, JEE एडवांस 2%, बीट सेट 4%, एम्स 2%, नीट 4%। क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पॉइंट देंगे तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारे इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर CUA स्कोर देखेंगे तो 6.8, इस तरीके से ये इसका इम्पोर्टेंस है, लेकिन आगे वाले चैप्टर से थोड़ा कम। चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। 6 पीरियड में इस चैप्टर को होना है। CBSE के लिए 4%, JEE मेन के लिए 3%, एडवांस के लिए 3%, बीट सेट के लिए 4%, एम्स के लिए 3%, नीट के लिए 3%। आप देखो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स है, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड इलास्टिक मॉड्यूली। इसका डिफ़िकल्टी लेवल आप देखेंगे तो 3 आउट ऑफ 5, तो ये अच्छा खासा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मिडल लेवल पे हो गया। आगे वाले तो बहुत ज़्यादा है, 4, 4.5, 3.5, अब जाके 3 हुआ है, तो इस चैप्टर का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधी ही फॉर्मूला है, यहाँ पर कोई डेरिवेशन ज़्यादा है नहीं। हम चैप्टर सीखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ इंटीग्रेशन या मैथमेटिकल टूल का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। CUS की बात करेंगे तो 10 में से 4.8 मार्क्स मिले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये चैप्टर हमें पीछे रखना चाहिए, ये चैप्टर हमें बाद में करना चाहिए, इसका इतना ज़्यादा यूटिलिटी स्कोर नहीं है। फिर 10 चैप्टर के लिए आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसको 9 पीरियड में ख़त्म होना है। CBSE में इसको 8% दिया गया है। JEE मेन में 4%, JEE एडवांस में 4%, बीट सेट 5%, एम्स 3%, नीट 4%। इसके अंदर क्रिटिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो प्रेशर इन फ्लूइड, फ्लूइड फ्लो, बर्नौली प्रिंसिपल, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में से है। इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी 4 आउट ऑफ 5, तो ये डिफिकल्ट चैप्टर है, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये चैप्टर में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और CUS चैप्टर यूटिलिटी स्कोर 10 में से 8.1, 8.1 है, तो इसका मतलब यूँ हो गया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन JEE में और बोर्ड में आ सकते हैं। तो ये CUS ज़्यादा होने के कारण इस चैप्टर को अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रख के पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं, चैप्टर 11 की तरफ चले जाते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको 9 पीरियड में ख़त्म होना है। बोर्ड के लिए 10% लगाए गए हैं, JEE मेन 4%, एडवांस के लिए 5%, बीट सेट 3%, एम्स 3%, नीट 4%। ठीक है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे तो थर्मल एक्सपांशन, स्पेसिफिक हीट, हीट ट्रांसफ़र एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर से। इसका डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा खासा है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा खासा है, 4.5 आउट ऑफ 5, तो इसका मतलब है अच्छा खासा डिफ़िकल्ट चैप्टर है। इसमें अच्छे खासे डेरिवेशंस आएंगे, बहुत सारी फॉर्मूला याद रखने को आएगी। इसका यूटिलिटी स्कोर भी बहुत अच्छा है, 10 में से 8 स्कोर यहाँ पर मिलता है, तो ये चैप्टर बार बार रिवाइज करेंगे, JEE के लिए भी अच्छा रहेगा, नीट के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही अच्छा रहेगा।
आपको एक बात फिर से याद दिला दूँ, ये सारे आंकड़े और सारे नंबर जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। अलग अलग पेपर देखने के बाद, अलग अलग ट्रेंड देखने के बाद ये आंकड़े ऑथर्स ने निकाले हैं और ये हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 के लिए। चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स, 12 पीरियड में इसको ख़त्म होना है। सीबीएसई के लिए 8% का इसके अंदर वेटेज रखा हुआ है। जेडब्ल्यू मेन में 3%, एडवांस में 4%, बीट सेट में 3%, एम्स के लिए 2% एंड नीट के लिए 4%। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर की बात करेंगे तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस एंड कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से जेडब्ल्यू में हर बार क्वेश्चन पड़ता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर कार्नोट इंजन ये टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे तो 4 आउट ऑफ 5 स्कोर मिलता है, तो ये अच्छा खासा डिफ़िकल्ट चैप्टर है। इसके अंदर इंटीग्रेशन का यूज़ है, इसके अंदर मैथमेटिकल टूल का यूज़ है, बहुत ही अच्छी अच्छी थियरी यहाँ पर है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर याद रखना है। इसलिए ये चैप्टर जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है। यूटिलिटी स्कोर की बात करेंगे तो 7.7 आउट ऑफ 10, तो इसका यूटिलिटी स्कोर भी बहुत अच्छा है। ये चैप्टर स्कोरिंग के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर आपके लिए साबित हो सकता है। आगे वाले चैप्टर पे पहुंचते हैं। चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थियरी, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, 8 पीरियड में इसको ख़त्म होना है। सीबीएसई 8%, जेडब्ल्यू मेन 3%, एडवांस 4%, बीट सेट 5%, एम्स 3% एंड नीट 4% इस चैप्टर का वेटेज है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखा जाए तो आइडियल गैस इक्वेशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मीन फ्री पाथ, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर से बनते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे तो 4 आउट ऑफ 5 स्कोर मिलता है, तो ये अच्छा खासा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। यूटिलिटी स्कोर थोड़ा कम हो गया 6.22, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं देखे जाते हैं जेडब्ल्यू और नीट में। इस चैप्टर में आप देख पा रहे हो ना, वेटेज में आप देखो तो बोर्ड में वेटेज ज़्यादा है, जेडब्ल्यू नीट में कम वेटेज चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। 14 चैप्टर ऑसिलेशन, इसको 13 पीरियड में ख़त्म होना है। बोर्ड के लिए 9% का वेटेज, जेडब्ल्यू मेन के लिए 4%, एडवांस के लिए 5%, बीट सेट के लिए 3%, एम्स के लिए 5% एंड नीट के लिए 4%। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे इस चैप्टर में से। सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सम सिस्टम एक्सिक्यूटिंग SHM, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर से है। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे तो 4 आउट ऑफ 5 डिफ़िकल्टी लेवल है, मतलब ये अच्छा खासा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, मेहनत करनी पड़ेगी। और यूटिलिटी स्कोर बहुत अच्छा है, 8.8 यूटिलिटी स्कोर है आउट ऑफ 10, तो ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को अच्छी तरीके से करेंगे तो ये हमें जेडब्ल्यू मेन और नीट और एम्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 वेव्स, ये चैप्टर 12 पीरियड में ख़त्म होना है। बोर्ड के लिए 10% वेटेज है। मेन जेडब्ल्यू मेन के लिए 4%, जेडब्ल्यू एडवांस के लिए 4%, बीट सेट के लिए 3%, एम्स के लिए 3% एंड नीट के लिए 5%। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर की बात करेंगे तो स्टैंडिंग एंड प्रोग्रेसिव वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर से जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे तो स्कोर है 4.5 आउट ऑफ 5, तो मतलब ये अच्छा खासा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, मेहनत करना पड़ेगा। इसमें काफ़ी ये जो वेव्स इक्वेशन है, प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें काफ़ी मैथ्स आएगा, तो इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और इसका यूटिलिटी स्कोर 9.2, ओह वेरी गुड यूटिलिटी स्कोर, 10 आउट ऑफ 9.2, तो ये आपको स्कोरिंग के लिए अच्छा चैप्टर बन सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें या फिर बोर्ड की बात करें, सब में इसका वेटेज ज़्यादा है, तो ये लास्ट वाला चैप्टर आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर बन सकता है। तो दोस्तों हमने चैप्टर यूटिलिटी स्कोर के बारे में यहाँ डिस्कशन किया, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके 10th में फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कितनी मेहनत लगानी है, कौन कौन से बुक का यूज़ करेंगे, कहाँ पर पढ़ेंगे, कौन से कोचिंग में जाएंगे, कौन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, स्कूल में क्या ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ों का आप यहाँ पर आकलन कर सकते हो। एंड फॉर दैट आई हैव एक्सप्लेन यू द चैप्टर यूटिलिटी स्कोर ओवर हियर। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। ये और इसके जैसे और वीडियोस जो है वो मेरी वीडियो चैनल में, यूट्यूब चैनल में मैंने अपलोड किए हैं। संतोष सद्गुरु ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करिए, आपको अपडेट्स मिलते चले जाएंगे। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।